हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज डेट है दोस्तों 10 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर्स में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, ठीक है। तो सपोज दैट जो करंट अफेयर आज का हमारा थोड़ा सा रह जाएगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐप डाउनलोड करने के लिए बता दिया था कि डीकेएस एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर लिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक भी दे रखा है ऐप का, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर जस्ट सर्च करिए डीकेएस आईएएस एकेडमी। वहाँ पे आप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल करिए। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आएगा, 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसको आप डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली करंट अफेयर देख सकते हो। तो आपको यूट्यूब का अगर विजिट नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू भी देख सकते हो। तो जब भी करंट अफेयर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा ये है कि जाओ, जितने भी हमारे पेड कोर्सेज में बच्चे हैं सारे लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जितने आपके पेड कोर्सेज हैं सब कुछ वहीं पे मिलने वाला है अब आपको आगे चल के, ठीक है। चलिए, अब जो फाउंडेशन कोर्स हमारा आने वाला है, बच्चे क्या कहते हैं सर आप ये एक ईयर में एक ईयर के लिए वैलिड रहेगा क्या? नहीं, ये आपका कोर्स ड्यूरेशन है। कोर्स ड्यूरेशन का मतलब समझ रहे हो कि आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों 1 साल में। आप इसको जब तक चाहो, देखो मैंने आगे लिख रखा है लाइफ टाइम, जब तक आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है, या फिर मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिडिटी, लिख देता हूँ आपके सामने ही लिख देता हूँ। वैलिडिटी क्या रहेगी इसकी? वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। आपके सामने मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसकी वैलिडिटी क्या है? लाइफ टाइम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिशन के लिए बच्चे पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एडमिशन कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। 15 दिसंबर हमने फाइनलाइज कर दिया है दोस्तों, ठीक है। टीम ने सारा फाइनलाइज कर दिया, और टॉप 100 स्टूडेंट्स को 1,000 रुपये और ऑफ मिलेंगे अगर आप शुरू के 100 बच्चे को, ठीक है, 100 बच्चों को 1,000 रुपये और ऑफ मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले एनसीईआरटी आप परचेज कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। पेमेंट मेथड आप डायरेक्टली वे में पेमेंट कर सकते हैं, ऐप के थ्रू अभी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, संडे से। तो आप उसको पेमेंट जो है आपका ऐप के थ्रू भी पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो देखो माउंट एवरेस्ट की रिसेंटली हाइट इंडिया के द्वारा दी गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो हम कहते हैं दोस्तों, ये हम इंडिया में कहते हैं। हर देश अपना अलग अलग करता है, मतलब बेसिकली 3 देश है, ठीक है। 3 देश कौन कौन से हैं? 3 देशों की बात करें तो देखो, जो पड़ोसी आस पड़ोस के उन्होंने 3 अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे अगर बात करें इंडिया, तो इंडिया क्या कहता है? माउंट एवरेस्ट कहता है। लेकिन अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल कहता है इसको सागरमाथा, ठीक है। और चीन में जाओगे तो इसको कोमोलंगमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से चीन क्या कहता है इसको, ठीक है। नेपाल क्या कहता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। और अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आप दोनों तरीके से, दोनों साइड से जा सकते हो, नेपाल से भी जा सकते हो, तिब्बत की साइड से भी जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो सेकंड हाईएस्ट पिक की बात करें तो माउंट K2 है, जो 8,611 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। दूसरा सबसे लंबा ऊंचा पर्वत है। तो ये बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा रिसेंटली हाइट क्या हुई, पहले देखो 8,848, कहीं के 8,850 भी कह देते थे हम लोग, ठीक है। तो ये 8,848 एक्चुअली इंडिया के द्वारा जो किया गया है, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो डिसाइड किया गया है, ये है आपका 8,848.86, ठीक है। उसके अलावा नई हाइट की बात करें तो ये है 8,848 मीटर, ठीक है। बेसिकली इतनी ही है लगभग, समझ लो, ठीक है। तो ये कह दिया गया नई ऊंचाई बेसिकली ये है, पहले वाली ऊंचाई ये थी। तो ये 0.86 मीटर ऊंचाई उन्होंने बढ़ गई है, बेसिकली इंडिया का कहना ये है, ठीक है। तो नई हाइट अब क्या हो गई है? तो ये याद रखिए 86 सेंटीमीटर क्या हुई है, इसकी हाइट बढ़ गई है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बार ऐसे लिख के आ जाता है एग्जाम में, कैसे देखो, 8,848 मीटर फीट आ जाएगा, ठीक है। 8,848 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8,848 मीटर आ जाएगा, और 8,848 किलोमीटर आ जाता है। हमें लगता है फिट है, 90% बच्चों को यही लगता है, ठीक है, कि इसकी ऊंचाई किसमें? फिट में है। 99% बच्चों को यही लगता है, लेकिन एक्चुअली हाइट क्या है? मीटर में है। तो याद रखिएगा, जब भी आएगा तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। लेकिन अभी हाइट कितनी होगी? 8,848.86, ठीक है, 86। ये बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप नेपाल को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और घर में अगर आपने मैप लगा रखा हो तो याद रखिएगा, मैप का थोड़ा यूज करना सीखिए। आप भारत का मैप उठाइए, उसमें देखिए कि नेपाल का बॉर्डर किस किस देशों से लगा हुआ है, ठीक है। हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। देखो, सब कुछ यहाँ पे सीखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको बताते हुए चलेंगे कि आप अपने साइड से जब होमवर्क करो, अपना होमवर्क मतलब अपने घर पे जब पढ़ाई करो, ठीक है, तब आप क्या किन किन बातों का ध्यान रखोगे, कौन कौन से देश लगे हैं नेपाल से, नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हैं, आप ये भी देखोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ज्योग्राफी या मैपिंग मैंने कराई है पहले भी बहुत बार, तो अगर मैपिंग किया हो तो कौन कौन से माउंट एवरेस्ट इधर आ जाता, कौन कौन से एवरेस्ट आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, कौन कौन से माउंट आते हैं, आप ये बेसिकली एक बार जरूर देख लीजिए, कौन कौन से पर्वत पठार आते हैं वो देखना जरूरी हो जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीन पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश। चीन चांद पर झंडा फहराने वाला, चीन पर नहीं
चीन चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश। तो बेसिकली इसका पर्पज क्या है या क्या कह रहा है, ये लाइन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो चंद्रमा पर उतरने वाला देश बेसिकली था अमेरिका। मतलब अमेरिका ने अपना मिशन भेजा था 1969 में, अपोलो 11। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 11 अपोलो 11 मिशन। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने अपना क्या किया था, चंद्रमा पे पहुंच के अपना झंडा फहराया था। क्या फहराया था, झंडा। राइट। दूसरा देश कौन बना है, अभी चीन का ही एक यान हम मिशन है। ठीक है, इसको चांद E5 बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने चांद पे भेजा और ये कह रहे हैं कि वहां से मतलब जिनका रोबोट्स है ना, वो कह रहे हैं हम उसको वहां से वापस भी लाएंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे ये लोग, 2 किलोग्राम का चट्टान के नमूने भी वहां से लेके आएंगे पृथ्वी पे। उसका करेंगे क्या, ये लोग उसका अध्ययन करेंगे कि बेसिकली क्या है कि देखो, लोग कहते हैं ना, अरे यार आजकल तो एक गाना भी बड़ा फेमस चल रहा है, आज तुझे ले चलूं क्या चांद पर, कुछ ऐसे का आजकल बड़ा, तारों के शहर में, हाँ ऐसा कुछ है ना, तारों के शहर में। तो आजकल वो भी बातें चल रही है। तो आने वाले समय में तारों के शहर में आप लोग जाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 किलोग्राम के ये लोग चट्टान ला रहे हैं, तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कि चंद्रमा पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पानी है, ठीक है, उसके अलावा हम लोग कैसे वहाँ पे बस्तियाँ बसा सकते हैं, कैसे वहाँ पे रह सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या नहीं मिलेंगी, क्या क्या हमें अर्थ से ले जाना पड़ेगा, पृथ्वी से ले जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से कह लो कि अब जीवन वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, वो तलाशने की कोशिश करते हैं बेसिकली। पर्पज बेसिकली यही होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम लोग पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, जिस हिसाब से पॉल्यूशित कर रहे हैं, आने वाले 1000 सालों के बाद मुझे लगता है पृथ्वी शायद रहने लायक ना रह जाए। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है कौन, चाइना। पहला कौन, अमेरिका। ये बेसिकली थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, रोबोटिक सर्जरी। देखो रोबोटिक्स सर्जरी आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार कुछ सर्जरी करानी है तो बेसिकली बोल देते हैं मशीन से सर्जरी करा देते हैं। ठीक, लेजर सर्जरी आपने कई बार ऐसे सुना होगा। लेजर सर्जरी या फिर जितने भी आपके मशीन्स के द्वारा सर्जरी करते हैं, वो क्या है, रोबोटिक्स है। इवन आपके स्कैन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, अगर आपका मैं कभी बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं तो जो स्कैन करते हैं, राइट, वो भी क्या है बेसिकली, वो भी तो एक मशीन के द्वारा की जाती है, रोबोट के द्वारा की। लेकिन रोबोटिक सर्जरी का मतलब बेसिकली थोड़ा सा अलग हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये हो जाता है कि जो आपका सर्जरी करेगा ना, वो रोबोट करेगा। आपने कई बार देखा होगा किसी की सर्जरी करनी होती है तो एक पर्सन की सर्जरी होती है, उसके साथ साथ 5-6 डॉक्टर, 7 डॉक्टर एक साथ खड़े हो जाते हैं अगल बगल में, राइट। अब यहाँ पे देखो इस इमेज में, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा है, ठीक है, सिस्टम लगा है, यहाँ पे एक डॉक्टर बैठ के पूरा एनालिसिस कर रहा है, देख रहा है, और एक डॉक्टर बस इसको एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, और पेशेंट यहाँ पे है, तो 3 लोग ही हैं बेसिकली। एक तो जो पेशेंट है वो रहेगा, एक 2 डॉक्टर है। जनरली क्या होता है कि 5-6 डॉक्टर एक साथ खड़े होकर सारी चीज़ें करते हैं। तो काटना, सर्जरी करना, उसमें घाव भी ज़्यादा हो जाता है। और इसमें क्या है कि ये जो रोबोटिक सर्जरी होती है, इसमें मिनिमम रिस्क होते हैं, मिनिमम आपकी चीज़ें खराब होने के चांसेस होते हैं। कोई कैंची आपके पेट में नहीं छोड़ेगा, बेसिकली ऐसा है। ठीक है, रोबोट कैंची आपके पेट में नहीं छोड़ेगा, और छूटेगा भी तो बता देगा पहले कि भाई कैंची पेट में छूट गया, राइट। जनरली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि डॉक्टर मिस्टेक करके क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कभी पेट में ही छोड़ देते हैं, कभी सीजर छोड़ दिया, कभी कुछ कटिंग वाले ब्लेड्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, राइट। तो ऐसी गलतियां रोबोट्स नहीं करेंगे। तो ये है कि आने वाला टाइम जो है ना, रोबोटिक्स के लिए बड़ा ही सुनहरा है। ठीक है, और अगर रोबोटिक सर्जरी होती है तो उसमें रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। अभी इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इतनी अच्छी डेवलप नहीं है, बट आने वाले टाइम में होगा। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में दोस्तों इसलिए है कि IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बेसिकली क्या करता है कि रेगुलेट करता है जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, उनको ये रेगुलेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो रोबोटिक्स और बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली है, ठीक है, इनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे आपके इंश्योरेंस में। ठीक है, तो रोबोटिक सर्जरी क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इन बीमारियों का इनको इलाज करना होता था तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। तो अगर रोबोटिक्स के थ्रू करेंगे तो इनका खर्चा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर से कम आएंगे, रिस्क कम हो जाएगा, तो चीज़ें ये थोड़े से इनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा आने वाले समय में। अभी आप कह सकते हैं मशीन महंगी है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, चीज़ें और सस्ती होती जाएगी। इन्होंने क्या किया, पहला एक ऑपरेशन किया भारत ने। ठीक है, कोरोनरी सर्जरी बोलते हैं बेसिकली, उसकी सर्जरी करने वाला बेसिकली पहला देश बना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कोरोनरी सर्जरी किया, टेलीरो टेली रोबोटिक कोरोनरी सर्जरी किया। ठीक है, मनुष्य का, तो इसलिए भारत पहला देश बन गया जिसने रोबोट के थ्रू क्या किया है, सर्जरी किया। ठीक है, तो याद रखिए रोबोटिक सर्जरी किया है। ये आपके थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों, जैविक कृषि क्षेत्र है। लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार का एक है PGS के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली अच्छा पीजीएस क्या होता है, पीजीएस अगर बात करें तो ये लोग क्या करते हैं कि जैविक उत्पाद का एक नियम होता है। जैसे जैविक का मतलब क्या है, ठीक है, देखो अगर कोई बायोटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो बेसिकली कि इसमें केमिकल्स वगैरह हम जनरली यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते, हम जैविक खेती करते हैं, मतलब गोबर से ही हम क्या करना, अपने खाद क्रिएट करना कुछ उसमें डाल के, ठीक है, फर्टिलाइज करके उनको कुछ अच्छा ऐसे मतलब खाद वगैरह बनाना है, बेसिकली यही होता है, ठीक है, केमिकल्स यूज नहीं करते, बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, और ये चीज़ याद रखिएगा आपको। अच्छा मैंने क्यों ऐड किया इसको, एक रीजन मतलब देखो जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया किसको, लक्षद्वीप, एक तो ये याद रखना है, प्लस ये पूरा लक्षद्वीप है, ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये पूरा आपका लक्षद्वीप है। इसमें आप दो तो नाम जानते होंगे, एक मिनिकॉय जानते होंगे और एक कावाराती जानते होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काल्पनिक, ये थोड़े से तीन चार नाम है ना जो आप एक दो तो जानते ही होंगे, ठीक है। कारावती तो जानते होंगे, मिनिकॉय तो लोग आप लोग जानते ही होंगे, दो तो जानते ही होंगे। लेकिन बाकी जो नाम्स है ना, ठीक है, अगाती हो गया, वित्रा हो गया, जेटलैट हो गया, किल्टैन हो गया, ठीक है, अमीनी हो गया, ऐसे जितने भी है ये मतलब बाकी पाँच सात नाम ही है, तो इनको एक बार जरूर पढ़ के रखिएगा, ठीक है। कई बार हमसे ये पूछ देगा कि द्वीप कहाँ पे है, तो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने दोस्तों सारे के सारे यहाँ पे जितने भी इनके द्वीप है ना, सारे ऐड किए हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिलेवेंट हो गया, क्योंकि यूपीएससी आज ना थोड़ा सूक्ष्म तरीके से चीज़ें पूछने लगा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो करंट अफेयर आज का हमारा रह गया है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।